करें स्टार्ट। नमस्कार सभी पत्रकार छायाकार साथियों को बलराज कुंडू और मेरी टीम की तरफ से प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपको एक छोटा सा निमंत्रण देने पर आप सब यहाँ आज पिरुली रेस्ट हाउस में पहुँचे इस प्रेस वार्ता के लिए। आज मैं हिसार के अंदर आप सबके रूबरू जिस मिशन को लेके मैं चल रहा हूँ, मेरी अनेकों जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी हो चुकी। हिसार जिले की प्रेस वार्ता भी बाकी थी, उसी उपलक्ष्य में आज ही है आप सबके रूबरू होने का मौका मिला है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रदेश में जिस प्रकार के राजनीतिक हालात चल रहे हैं, प्रदेश की सरकार की गलत नीतियों की वजह से प्रदेश की बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की इस ठगबंधन सरकार ने आज इस प्रदेश के लोगों को बेबस कर दिया है कि इस प्रदेश के इस सरकार को आने वाले चुनाव में जमानतें जब्त करके इनको सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है। क्योंकि आज प्रदेश का हर वर्ग बेरोजगारी में प्रदेश को नंबर 1 पे पहुंचा दिया इस सरकार की कार्यशैली ने। आज किसान बदहाल हालत में सड़कों पर बैठा है। आज प्रदेश का कर्मचारी, हर विभाग का कर्मचारी अपनी किसी न किसी मांगों को लेकर हर रोज धरना प्रदर्शन कर रहा है। आज प्रदेश का पंचायती राज सिस्टम इन्होंने ढर्रा बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उस ढांचे का जो एक तीसरा स्तंभ माना जाता था पंचायत, उस पंचायती राज को इस सरकार ने खत्म करने का काम किया, उसकी पावर छीनकर। आज प्रदेश की चाहे आशा वर्कर हों, चाहे मनरेगा के मेट हों, या चाहे कलरक हों, या और विभाग के कर्मचारी, सभी आपने देखा हो कल मनरेगा के उन मेटों को जबरदस्ती जो अपना मांगों के लिए धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ में कर रहे थे, उनको गिरफ्तार करने का काम इस सरकार ने किया है। यानी गरीब का, कुचले का, कर्मचारी का, व्यापारी का, किसान का, मजदूर का और युवाओं का तो सबसे बुरा हाल आज प्रदेश के अंदर हो चुका है। सरकारी नौकरियां खत्म कर दी हैं और प्रदेश के अंदर ये लूट और झूठ की राजनीति आज प्रदेश को इतने कर्ज में डुबो दिया है कि आने वाले समय में प्रदेश की हालात ये बद से बदतर हो जाएंगे। शायद कर्मचारियों की सैलरी देने का भी हालात में प्रदेश नहीं बचेगा। और आज जो प्रदेश में हालात हैं, प्रदेश की जो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी, उनको इस प्रदेश की तकलीफों से मतलब नहीं है, उस मुद्दों से मतलब नहीं है। वो आपस में लड़ रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए, अपने बेटों को सत्ता की कुर्सी तक कैसे पहुंचा सकें। हर रोज अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। पार्टियों का, संगठन का मर्यादा होती है, वो कहीं भी हर कोई अपने आप को सर्वोपरि समझकर, अपने आप को मुखिया समझकर अनेकों स्टेटमेंट जो है ना कांग्रेस के दिग्गज नेता हर रोज मीडिया के सामने रूबरू हो रहे हैं। तो आज प्रदेश का जो जनता है वो हताश और निराश है। वो सोचने में मजबूर है कि हम जाएं तो जा कहां। आज से 9 साल पहले जिस भाजपा की सरकार को कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर वो सत्ता में लेके आए थे, लेकिन भाजपा जजपा की इन सरकारों ने अपनी नीतियों की वजह से सारी सीमाएं पार कर दी। आज प्रदेश जो है ना भ्रष्टाचार में नंबर 1 हो चुका है। आज प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। आज प्रदेश लूट और झूठ के कारणों में नंबर 1 बन चुका है। प्रदेश महंगाई में नंबर 1 हो चुका है। और प्रदेश आज देश के सबसे अनसेफ स्टेट के अंदर नंबर 1 पे पहुंच चुका है। जिस प्रदेश की भाईचारे की आपसी मिसाल दी जाती थी, आज ये सबसे हिंदुस्तान का सबसे अनसेफ,
ऐसी स्थिति में कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन उद्योगपति आएगा? जी बात करते हैं 75% प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने की, जब कोई उद्योग और बड़े इंडस्ट्री नहीं लगेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कहाँ से उठेंगे? इस 9 साल के दौरान आप सब गवाह, मीडिया के साथी, कौन सा ऐसा नई कोई कंपनी बड़ी आपके हिसार के अंदर, इस जिले के अंदर आई है जिसमें युवाओं को रोजगार मिलने की बात की हो? तो आज जिस प्रकार के दौर से, हालात से प्रदेश गुजर रहा है, उन सब बातों को लेकर आपने देखा पिछले दिनों मैंने एक पदयात्रा निकाली थी और लोगों से विचार विमर्श करके उस टेम्परामेंट को जानने का प्रयास किया था कि आज किस दौर में, किस सोच के साथ लोग इस सरकार के बारे में विचार कर रहे हैं। तो मैंने लगभग नांगल चौधरी से लेकर पंचकुला तक 10 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए मेरी यात्रा गई थी और लगभग 40 के करीब विधानसभाओं से मैं उस यात्रा को लेकर गुजरा था और लोगों का जिस प्रकार के हालात मैंने देखे, उनसे चर्चा की। आज प्रदेश का हाल बद से बदतर हो गया है, प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि मैं विधानसभा में सारे मुद्दे उठाता हूं, आप सब देखते हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर जिस प्रकार के हालात वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का देखने को मिलता है, शेरो शायरी, उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर प्रदेश के मुद्दों में चर्चा ना होके सब एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी और लांछन लगाने का काम होता है। उस पीड़ा को देखकर मैंने लोगों को बीच जाकर ये निर्णय लिया, जब तक किसान, मजदूर और कमीरे वर्ग के, युवा वर्ग की भागीदारी इस राजनीति में नहीं होगी, तब तक ये हालात नहीं सुधर सकते। आज राजनीति को बिजनेस बना लिया है। आप देखिए, हर पार्टी जो एक दूसरे को सदियों से गाली देते आ रहे थे, उन नेताओं को, पार्टियों को, आज वो उनके साथ मिलने की होड़ लगाए बैठे हैं। उनको कहते हैं हम गठबंधन करेंगे, उनके साथ मिलकर उस यूनिट में शामिल होने के लिए जदोजहद कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है आज लोगों के मन में ये चीज आ चुकी है, वो इस बात को अच्छी तरह पहचान चुके हैं कि ये पार्टी और इनके ये नेता, ये राजघराने, इनको सिर्फ सत्ता का लालच है, सत्ता चाहिए, वो किसी भी रूप में। ये प्रदेश के लोगों के, प्रदेश के युवाओं की कोई चिंता नहीं इनको, और ये अपने चाटुकार गुलामों को टिकट देकर अपने साथ ले जाते हैं। उस पीड़ा को देखकर हमने पूरे प्रदेश के लोगों से, युवाओं से चर्चा करके निर्णय लिया कि जब तक किसान के, मजदूर के, पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान युवाओं की भागीदारी राजनीति में नहीं होगी, तब तक ये प्रदेश का भला नहीं हो सकता। उसी को लेकर हमने एक हरियाणा जनसेवक पार्टी का गठन करवाया। जनसेवा की सोच के लोगों को इकट्ठा करके उस पार्टी का गठन किया और उसमें प्रदेश के किसान, मजदूर के दर्द को समझने वाले युवाओं को, जो पढ़े लिखे ऊर्जावानों को, उनको पार्टी का टिकट देकर उस विधानसभा में ले जाने का काम करेंगे। इसी के संदर्भ में मैंने जींद के अंदर एक रैली रखी 1 नवंबर की, उस प्रदेश को एक नया दिशा और दशा देने के लिए। इस प्रदेश के लोगों को, जिस कांग्रेस को वो देख चुके हैं, जिस भाजपा के राज को वो देख चुके हैं, जिस चौटाला बंधु के इस नए युवराजों के राज को, जो बड़ी बड़ी बातें करके भाजपा को जमुना पार भेजने के नाम का नारा देकर इस सत्ता में आए थे, और उसी भाजपा की गोदी में बैठकर आज 4 साल से इस प्रदेश को लूटने का काम कर रहे हैं। इन सभी से पीछा छुटवाने के लिए हमने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई और उसका आगाज 1 नवंबर से करने वाले थे, लेकिन 1 नवंबर का दिन हमारे स्नातक धर्म में, हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट दिन है। उस दिन जो व्रत रखा जाता है वो हमारे महिलाओं के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण, करवा चौथ का व्रत, जिसकी वजह से कल हमने, मेरे पास करीबन 300-400 मेरे क्षेत्र की महिलाएं आई और उन्होंने निवेदन किया, उन माताओं बहनों ने, उनके निवेदन पर इस 1 नवंबर की रैली को हमने जो ना आगे स्थानांतरित करके 19 नवंबर को वो रैली करने का निर्णय लिया है, ताकि वो महिलाएं, वो माता शक्ति को, मेरी सबसे बड़ी ताकत वो माताएं और वो बहनें हैं। आप सब जानते हैं, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है, और मेरा मेन एजेंडा उस महिला सशक्तिकरण को, उसको आगे बढ़ाने को, उसको शिक्षित करने के ऊपर, ये मेरा सबसे प्रमुख एजेंडा मैं लेके चल रहा हूँ, जिसे आप सब जानते हैं। तो उसके तहत हमने 19 नवंबर को उस रैली को, समय और स्थान वही रहेगा, जींद का एकलव्य स्टेडियम। उसके लिए
हमने आज आपके माध्यम से इस हिसार के लोगों को, प्रदेश के लोगों को निमंत्रण देने के लिए, बुलावा देने के लिए और आप सभी मीडिया के साथियों को भी निमंत्रण देने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और सरकार की गलत नीतियों से आज प्रदेश के हालात जो दौर से गुजरे हैं उसके रूबरू आपसे करवाने के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। आपके कोई सवाल जो भी साहब आपने बयान दिया प्रदेश के जो वर्तमान हालात हैं उसमें विपक्ष की भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने बताया ना, प्रदेश में विपक्ष की भूमिका, प्रदेश में आज जो विपक्ष बैठा है वो आज सिवाय वहां चूहे बिल्ली का खेल खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। आप सब देखते हैं वहां विधानसभा में जो मुद्दे जिस प्रकार से विपक्ष के उठने चाहिए वो ऐसा कुछ नहीं उठाते। वो सब इन अंदर से मिले हुए हैं, एक दूसरे का वो शेरो शायरी करके विधानसभा के अंदर इस प्रदेश के लोगों को मजाक बना रहे हैं। तो कुंडू साहब, क्या आपकी हरियाणा जनसेवा पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी? और जैसे जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नाम पर वोट लेकर दोबारा भाजपा के विरोध में बैठ गई थी, क्या आप भी कांग्रेस और बीजेपी से दूरी बनाकर रखेंगे या उसी तर्ज पे चल के फिर सत्ता का स्वाद चखेंगे? मैं आपसे वादा करता हूँ, सत्ता का सुख भोगना होता तो अभी मुझे 3 साल हो गए होते मंत्री बने हुए। मेरे पास पिछले 3 साल से ज्यादा से मंत्री बनने के अनेकों ऑफर कैबिनेट मंत्री का। मैं चाहता तो आपके यही के गोपाल कांडे की तरह मैं बड़ी बड़ी कॉलोनियां काट कर हाउसेज बना के पैसे लूट सकता था, लेकिन मैंने इस बात को प्रूव किया है। मैंने इस बात को सबूत दिया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि बलराज कुंडू राजनीति में सेवा करने की सोच लेकर आया है। मैं अकेला विधायक, इंडिपेंडेंट विधायक, हिंदुस्तान का पहला एग्जाम्पल होगा जो सरकार ताजा सरकार बनी है, मात्र 3-3.5 महीने के बाद उस सरकार की गलत नीतियों को देखकर उसके खिलाफ विपक्ष का बिगुल बजा के मैं आज तक खड़ा हूँ। कुंडू साहब, एक सवाल हो रहा है कि जैसा कि कहते हैं कि ओवैसीउद्दीन ओवैसी अमित शाह के साथ मिलकर काम करते हैं लेकिन गुप्त तरीके से करते हैं। आपके राजनीतिक पंडित यही अनुमान लगा रहे हैं कि आपका भी कोई अंदरूनी कोई ऐसा कुछ है साठगांठ या इस प्रकार की कि भाई एक वर्ग विशेष का वोट बैंक जो कि बीजेपी के साथ नहीं है और ना मिलने वाला, चाहे वो किसान वर्ग हो चाहे और हो, तो उसको एक अलग करने के लिए, कांग्रेस से अलग करने के लिए या दूसरी पार्टियों से अलग करने के लिए आपको मैदान में उतारा गया? क्या ऐसी कुछ बात है? बलराज कुंडू किसी का मोहरा बन के आज तक काम नहीं किया। बलराज कुंडू अपने विवेक से और ईमानदारी से और सच्चाई से उस जज्बे को लेकर जो आज लड़ाई लड़ रहा हूँ। कभी मुझे सुनने को मिलता है, कल एक पत्रकार साथी का मेरे को वो था कि आपको जो ना लोग कहते हैं कि हुड्डा की बी टीम के रूप में आप वहां काम कर रहे हो और बाद में हुड्डा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। कभी मुझे लोग कहते हैं कि भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहा है। तो ये तो लोग जानेंगे। इस प्रकार के लांछन अलग अलग जगह लगते हैं, लेकिन इन बातों से ना मैं रुकने वाला हूँ ना घबराने वाला हूँ। मैं ईमानदारी और सच्चाई की लड़ाई, इस प्रदेश को जगाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई मुख्यमंत्री बनने की नहीं है। मेरी लड़ाई है इस प्रदेश के युवा को खुशहाल कैसे किया जाए, उसको रोजगार कैसे दिया जाए। आज वो नशे की तरफ और अपराध की तरफ जा रहा है, उसकी चिंता लेकर मैं निकला हूँ। मैं चुनाव लड़ूंगा जितने अच्छे और ईमानदार और जनसेवा की सोच के लोग मुझे मिलेंगे। अगर वो 10 लोग मिलेंगे तो 10 को टिकट पे लड़ाऊंगा। अगर 20 मिलेंगे तो 20 को लड़ाएंगे, 50 मिलेंगे तो 50 को लड़ाएंगे और 90 मिले तो 90 को लड़ाएंगे। तो बाकी पार्टियों ऐसे टिकट का बंदरबाट नहीं करनी, कोई भी आ जाओ टिकट ले जाओ। मैं लोगों से वास्तविकता चर्चा करके, वास्तविकता की फीडबैक लेके, जिसको लोग चाहेंगे, जनता के नुमाइंदे मेरी पार्टी के कैंडिडेट बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। भाजपा कहती है 9 साल बेमिसाल। यस, बिल्कुल सही बोलती है। वो बेमिसाल जिसको हरियाणा प्रदेश कभी नहीं भूल पाएगा, वो बेमिसाल जिसमें हरियाणा के युवाओं को जिस लाइन में खड़ा कर दिया है। आज हरियाणा प्रदेश का बीटेक एमटेक हाईली क्वालिफाइड बच्चे को उन्होंने डी ग्रुप की चपरासी की नौकरी की लाइन में लगा दिया है, और आज वो हाईली क्वालिफाइड बच्चा एक डी ग्रुप की नौकरी करके एक 10वीं 12वीं पास कर रख के कप धोने पर मजबूर है, जो हर रोज उसकी हत्या होती है। ये बेमिसाल दिन है। आज प्रदेश का वो बुजुर्ग जिसकी सम्मान पेंशन दी जाती थी, उसकी पेंशनें काटकर उसको आज बेसहारा करने का बेमिसाल काम किया इस भाजपा सरकार ने। इस भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को चरम सीमा पर पहुंचाकर इस प्रदेश के लोगों को बदहाल करने का काम किया। ये बेमिसाल दिन दिए हैं, इसको कभी नहीं भूलेगा हरियाणा प्रदेश। काफी सारे डिप्टी